कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया। तो चलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक जे एडवांस जे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो बना रहा हूँ और ये हमारा वीडियो है साइक्लॉयडल पाथ के ऊपर। ठीक है, साइक्लॉयडल पाथ क्या होता है? ऊपर देखिए आप हेडलाइन लिखा है आपका, पाथ ऑफ ए पॉइंट ऑन ए रोलिंग स्फेयर। ठीक है, मतलब कोई अगर स्फेयर मान लो कि रोल कर रहा है, एक स्मूथ या रफ जैसा भी सरफेस मान लो आप, इस सरफेस पे कोई स्फेयर रोल कर रहा है। इमेजिन करें, आप इमेजिन करें कि कोई एक स्फेयर की सरफेस पे रोल कर रहा है। इमेजिन किया जाए कि ये हमारा एक स्फेयर है ना। ये एक स्फेयर किसी सरफेस पे रोल कर रहा है ना। ये सरफेस से मान लो आप रोल कर रहा है। सरफेस के स्मूथ या फ्रिक्शन या रफ होने से हमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं, ये पहले से रोल कर रहा है। तो अगर ये पहले से रोल कर रहा है बच्चों, तो इसके सेंटर ऑफ मास की अगर हम कहें कि वेलोसिटी v है ना, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है क्लॉकवाइज सेंस में, है ना। और ये हमारा स्फेयर का रेडियस है कैपिटल R। ठीक, तो अगर ये स्फेयर रोल कर रहा है ना, तब जानते हो कंडीशन ऑफ रोलिंग क्या होती है। कंडीशन ऑफ रोलिंग बच्चों ये होती है कि जो इस बॉडी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लाइड नहीं करता है ना। और अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लाइड नहीं करता, सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। राइट बच्चों, ठीक है। तो एज्यूम करें कि ये जो हमारा स्फेयर है ये रोल कर रहा है ना, और रोलिंग कैसा है? ये यूनिफॉर्मली है, रोलिंग यूनिफॉर्मली है ना। अब सोचें, अगर ये स्फेयर यूनिफॉर्म रोलिंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसके जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है बच्चा, ये कांस्टेंट है, इसका रेडियस भी कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। ओके, तो देखो बच्चा, अगर मैं इस बॉडी पे बहुत सारे पॉइंट मार्क कर दूं, चलिए रेड से मैं मार्क कर रहा हूँ पॉइंट्स, रेड से कुछ पॉइंट्स मार्क कर दे रहा हूँ मैं, है ना। तो बताएं, अब ये पॉइंट बच्चा मूविंग होगा, बिल्कुल मूविंग होगा ना, ये सारे पॉइंट्स मूव कर रहे होंगे, है ना। और आप सब लोग जानते हो कि जब कोई बॉडी रोलिंग स्टेट में होता है तो इसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों तरह का मोशन होता है, राइट ना, बिल्कुल जानते हो आप। अब अगर सिर्फ ट्रांसलेशनल पार्ट के बारे में आप सोचें, अगर आप सिर्फ ट्रांसलेशनल पार्ट के बारे में सोचें, तो आप क्या कहेंगे कि इसके सारे पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी, है ना। ट्रांसलेशनल मोशन में यही गुण होता है ना बच्चा, कि बॉडी के हर पॉइंट की हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी बराबर होती है। तो चलिए, इन सारे पॉइंट की वेलोसिटी हमने बराबर कर दी, एक एरो मार्क बना करके हमने शो कर दिया कि सारे पॉइंट की वेलोसिटी अभी इक्वल है और सभी की वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चा, तो रेड लाइन से जो मैं एरो मार्क कर रहा हूँ, ये इसका लीनियर वेलोसिटी है। ओके, रेड से जो मार्क कर रहा हूँ बच्चा, वो इस पॉइंट्स की लीनियर वेलोसिटी है, जो अभी कैसी है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये सारी रेड वाली वेलोसिटी क्या है बच्चा? v है ना। अब कहेंगे ट्रांसलेशनल तो हो गया, अब आप सिर्फ रोटेशनल के बारे में सोचें, सिर्फ रोटेशन अबाउट सेंटर। रोटेशन अबाउट सेंटर कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? कहेंगे रोटेशन अबाउट सेंटर अगर हम सोचें तो फिर मतलब ये होगा बच्चा कि इस सेंटर के अबाउट ये सारे पॉइंट सर्कुलर पाथ में जा रहे होंगे। ये सेंटर के अबाउट ये सारे पॉइंट सर्कुलर पाथ में जा रहे होंगे, है ना। तो इनकी कैसी होगी वेलोसिटी? तो कहेंगे सर्कुलर पाथ में जाते हुए पार्टिकल का v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना बच्चा। और कैसा होता है? टेंजेंशियल होता है। इसका मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी v तो है ही, साथ साथ आर ओमेगा भी होगी, ये टेंजेंशियल। इन सारे पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लें, इन सारे पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लें, और ये सारे पॉइंट की ये ग्रीन वाली टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है बच्चा, ये आर ओमेगा है ना। ये सारे पॉइंट की
जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है बच्चा, ये सभी क्या है, ये सभी आर ओमेगा है ना। ठीक है, तो अब शायद आपको ये बात दिख गई होगी कि अगर कोई बॉडी रोलिंग कंडीशन में है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लाइड नहीं कर रहा, तो नीचे वाला पॉइंट के लिए ये आगे वाली वेलोसिटी v और पीछे की तरफ टेंजेंशियल वेलोसिटी आर ओमेगा, ये दोनों बराबर होगी। ठीक है, हम लोगों ने ये डायग्राम कैसे बनाया बच्चा, हमने ये डायग्राम बनाया है सुपर इम्पोज किया। इसमें किसको सुपर इम्पोज किया है बच्चा, बोलो बोलो। हम लोगों ने पहला ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन को इमेजिन किया है ना, और फिर दूसरा क्या एज्यूम किया, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना। हमने कहा बच्चा प्योर ट्रांसलेशनल, इसका मतलब ओमेगा के बारे में बिल्कुल मत सोचो, सिर्फ वेलोसिटी v सोचो, है ना। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सिर्फ v सोचो आप, ठीक है। और दूसरा क्या कहा मैंने, आप v बिल्कुल मत सोचो, अब b बिल्कुल मत सोचो, अब क्या सोचो, सिर्फ और सिर्फ ये एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और अब कहा इन दोनों मोशन को सुपर इम्पोज करोगे बेटा, तो आपको इस कंडीशन में ये स्फीयर का हर पॉइंट इस तरह से मूव करता हुआ अपीयर होगा। ओके बेटा, फाइन, ध्यान रहे। हम लोग जो केस लेके चल रहे हैं अभी, वो क्या केस है, रोलिंग यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म रोलिंग में क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। ओके बच्चा, अब चलो हम बात करना चाहते थे बेटा किसी एक पॉइंट का, ओके, है ना। तो चलो एक बात सोचते हैं बेटा ऐसा कि अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, ऑफ ए पार्टिकुलर पॉइंट, खास पॉइंट, कहाँ पे, ऑन द बाउंड्री। अगर बाउंड्री पे एक वेलोसिटी पॉइंट की बात करते हैं बेटा, उसके मोशन की बात करते हैं, है ना। तो देखा जाए, इमेजिन करें कि अगर एक सरफेस है बेटा, अब इमेजिन करो कि ये एक सरफेस है ना। अब सोचो इस सरफेस पे एक कोई स्फीयर है, इस सरफेस पे एक स्फीयर है और ये रोल करता हुआ जा रहा है ना, ठीक। और मैंने एक पॉइंट बना दिया इस पे, यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ पे है, सरफेस पे नहीं है बेटा, ये स्फीयर पे है। चलो इस स्फीयर का पॉइंट का नाम दे दिया जाए P। अब देखो ये स्फीयर तो मूव कर रहा है बेटा, इसमें वेलोसिटी भी है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी भी है, ये घूमता जाएगा ना, बेटा। तो बताओ अगर ये घूमता जाएगा तो थोड़ी देर बाद जो ये स्फीयर आपको अभी यहाँ दिख रहा है ना, ये रोलिंग है, तो थोड़ी देर बाद ये आगे निकल जाएगा, बोलो बच्चा, ये थोड़ी देर बाद आगे निकल जाएगा, बोलो, है ना। और चलो मान लो ये स्फीयर आगे बढ़ कर के भी यहाँ पहुँच गया, है ना, स्फीयर आगे बढ़ कर के यहाँ पहुँच गया। ओके बच्चा, स्फीयर जो हमारा आगे बढ़ कर के यहाँ पहुँच गया, तो जो पॉइंट आपने P नीचे बनाया था, ये आगे बढ़ने के साथ साथ घूम भी गया होगा। तो गेस करो ये पॉइंट पीछे भागा होगा या आगे भागा होगा, बोलो बच्चा, बोलो किधर भागा होगा ये, अपने सेंटर के रेस्पेक्ट में। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बेटा, तो सेंटर के रेस्पेक्ट में पीछे आ गया होगा। मतलब ये पॉइंट, अब इमेजिन करें कि अब यहाँ पहुँच गया होगा, अब ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया होगा, बोलो, राइट ना। ठीक है, आप कहेंगे ना कि अपने सेंटर के रेस्पेक्ट में ये कुछ एंगल चला गया होगा पीछे, राइट ना। ठीक है बच्चा। और अगर मैं कहूँ कि एक और बनाया जाए स्फीयर अगले पोजीशन के लिए, तो अपने अगले पोजीशन के लिए ये स्फीयर फिर से बनाया आप, अगले पोजीशन के लिए स्फीयर फिर से बना के देखें हम लोग। अब चलते हैं, यहाँ पहुँच गया ये, ठीक है, अभी यहाँ पहुँच गया। तो अब जो पॉइंट आपका यहाँ था बेटा, अब ये पॉइंट मूव करके यहाँ पहुँच गया होगा, बोलो, ये पॉइंट कुछ यहाँ पहुँच गया होगा, बोलो, है ना, ठीक।
और अगर मैं कहूँ कि एक और स्फीयर बनाए, अब एक और स्फीयर बनाए, ठीक है, और अब ये पॉइंट मूव करके बच्चा यहाँ पहुँच गया होगा, बोलो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच गया होगा, बोलो, है ना। तो जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट लगातार घूमता भी जा रहा है और स्फीयर के साथ आगे बढ़ता भी जा रहा है ना। तो अगर इसके पाथ का आप ड्रॉ करो, यहाँ से आप इसके पाथ को ड्रॉ करो, तो ऐसा कुछ पाथ बनेगा आपका, देखो ऐसा कुछ पॉइंट बनेगा बेटा, बोलो बनेगा ना। तो एक पाथ में, एक पार्टिकुलर पाथ में ये ऊपर चढ़ा बेटा, है ना, और यही इस पाथ में आगे बढ़ता हुआ ये यहाँ कहीं गिरेगा, ठीक है ना। इस पाथ में अगर यहाँ गिरेगा, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये स्फीयर आपका है, वो जो स्फीयर आपका है ना, जब यहाँ पहुँच जाएगा, जब ये स्फीयर आपका यहाँ पहुँच जाएगा, है ना, तो आप कहेंगे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, मतलब जो पॉइंट यहाँ चला था ये पॉइंट फिर से वापस यहाँ पे चला आया, है ना। तो बता सकते हैं कोई आप में से, अब बता पाओगे बच्चा कि अगर ये पॉइंट पी वापस घूम करके यहाँ आ चुका है तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा, बोलो। अगर एक रिवॉल्यूशन पूरा हो गया बेटा तो ये डिस्टेंस होना चाहिए कितना, 2πr। लेकिन आप बिल्कुल समझ सकते हैं द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट वो एक कर्व है, वो ये रेड वाली लाइन है बेटा, बोलो, है ना। और इसी रेड लाइन को कहा जाता है बच्चा साइक्लॉयड। ये पाथ का नाम क्या है, ये है साइक्लॉयड, और इस मोशन को क्या बोलते हैं, साइक्लॉयडल मोशन। पाथ का नाम साइक्लॉयड और ये साइक्लॉयडल मोशन है, ठीक है बच्चा। तो आज हम लोग इसी के बारे में थोड़ी इंक्वायरी करने वाले हैं, ओके बेटा, है ना। तो चलो यूँ सोचते हैं बेटा हम लोग कि ये पॉइंट जब पहली बार सेकेंड पॉइंट बनाया था मैंने, पी के बाद बनाया था मैंने P1, मान लो आप, पी के बाद मैंने बनाया था P1, तो मान लो ये थीटा एंगल यहाँ से घूम चुका था, थीटा एंगल घूम चुका था। इस वाले डायग्राम को थोड़ा सा अलग बनाया जाए, इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग बनाया जाए, है ना, ठीक। हमें दिखाना चाहते हैं बेटा, इसमें हमें दिखाना चाहते हैं बेटा आपको कि ये पॉइंट सेंटर से घूम करके यहाँ आ चुका है और यहाँ इसका एंगल थीटा है। तब बता पाएंगे कि कितना एंगल घूम चुका होगा बेटा, ये हो चुका होगा बेटा ओमेगा टी, क्योंकि आपने कहा था एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, है ना, ठीक। अब इस पॉइंट के पास भी दो वेलोसिटी होगी बेटा, एक ट्रांसलेशनल वाली वेलोसिटी v, बोलो, है ना, और दूसरी टेंजेंशियल डायरेक्शन में रोटेशनल वाली वेलोसिटी कितनी, r ओमेगा। रोटेशनल वाली वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, ये रोटेशनल वाली वेलोसिटी होगी r ओमेगा। और अगर ये प्योर रोलिंग कंडीशन में है तो r ओमेगा शुड बी इक्वल टू v। ये तो रोलिंग का कंडीशन होता है बच्चा, जानते हो आप, है ना। और बिल्कुल जानते हो आप कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, ओके। तब सोचो ये v और ये v, जब इन दोनों का आप रिजल्टेंट बनाओगे बच्चा, तब आपको इस पॉइंट P की वेलोसिटी पता चलेगी, है ना। तो क्या होगा, चलिए इसका बनाते हैं वेक्टर एडिशन, इसके बनाया जाए वेक्टर एडिशन। तो चलिए ये हो गई इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, है ना। चूँकि आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम था, तो इस पॉइंट P का जो वेलोसिटी आया होगा बेटा, रिजल्टेंट वाली वेलोसिटी जो आई होगी वो इन दोनों वेक्टर के एग्जैक्टली बीच में आई होगी ना, है ना। अच्छा, अब बताएं आप मुझे कि ये टोटल कितना एंगल है बेटा, ये टोटल कितना एंगल है, बता सकते हो आप, बोलो क्या कहोगे कि ये एंगल आपका थीटा बना हुआ था, ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल क्या होना चाहिए, 90 माइनस थीटा, और इस तरफ का एंगल आपका बेटा 90 है, तो ये एंगल आपका 90 है और ये 90 माइनस थीटा है। इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में जो आपका एंगल बन रहा है बच्चा, वो कितना बन रहा है अभी, ये एंगल बन रहा है आपका 180 माइनस थीटा, है ना। तो फिर ये P पॉइंट की
जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है बेटा, इस पी पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सोचें आप, दो वेक्टर है बेटा, इनका मैग्नीट्यूड सेम है ना? ठीक है, तो क्या होगा, जब भी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, आपको वेक्टर में कॉन्सेप्ट याद होगा कि अगर ए वेक्टर मान लो, ये भी एक वेक्टर ए मान लो, अगर इन दोनों के बीच का एंगल अल्फ़ा होता हो तो इनका जो रिजल्टेंट आता है बेटा वो एग्जैक्टली बीच में आता है, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है 2a cos अल्फ़ा बाई 2 cos अल्फ़ा बाई 2। तो उसी फार्मूले के हिसाब से बताइए वीपी कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 2v cos ऑफ 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, है ना? कितना होना चाहिए ये? 2v cos 180 माइनस थीटा बाई 2। कितना हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 2v साइन थीटा बाई 2, होगा ना? ये हो जाएगा 2v साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तब बताएं अगर इसकी वेलोसिटी 2v साइन थीटा बाई 2 होगी, है ना, तो थीटा आपका कितना है? थीटा आपका है बेटा 2v साइन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी ना बेटा, तो ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, बात समझ में आई ना आपको? ठीक, तब बताइए पी पॉइंट का स्पीड निकाल लिया आपने, पी पॉइंट की आपने स्पीड निकाल ली, है ना? तो अगर हम जानना चाहें बेटा कि ये जो साइक्लॉइड का पाथ बना है, ये साइक्लॉइड का पाथ का डिस्टेंस कितना है, अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? चलिए देखा जाए। तो बताइए स्पीड आपको पता हो, अगर आपको स्पीड पता हो, है ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर आप निकालना चाहो इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक पूरे चक्कर में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? तो आप जानते हो स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, वी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो इस वाले v को अगर मैं लिख दूँ बेटा डी एस बाई डी टी, है ना, तो डी टी को आप शिफ्ट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो एस मिलेगा आपको। तो एस कितना मिलेगा आपको? 2v साइन ऑफ ओमेगा टी बाई 2 डी टी। इसको आप इंटीग्रेट कर लें, है ना, और चूंकि आपने कहा है बेटा 1 रिवोल्यूशन पूरा करना है ना, तो जीरो से स्टार्ट करके आपको कितना एंगल घुमाना है बच्चा? 2 पाई एंगल घुमाना है। तो 2 पाई एंगल घुमाने में जो टाइम लगेगा उसको आप क्या कहेंगे? 2 पाई बाई ओमेगा। ये आप लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, तो जो आपने लिमिट पुट करी इसके हिसाब से अगर इसके वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए तो s इक्वल टू कितना होगा? देखें आप, 2v इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड हो जाएगा तो 2 बाई ओमेगा बन जाएगा बेटा, है ना। साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दें, यहाँ आप लिमिट पुट कर दें 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओके बच्चा, तो कितना हो जाएगा आपका? 2 इंटू 2 इज़ 4। यहाँ देखिए v बाई ओमेगा है और रोलिंग के लिए क्या कंडीशन होता है बेटा? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v बाई ओमेगा बिकम्स r, है ना। अब यहाँ पे माइनस साइन है, पहले ऊपर की वैल्यू पुट करें आप तो जगह माइनस कॉस पाई, तो माइनस ऑफ -1, ठीक है, माइनस ऑफ -1, फिर माइनस कॉस 0 पुट करें तो कॉस 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1, तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 8r, है ना। तभी क्या सीखा आपने कि जब भी कोई रोलिंग स्फेयर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है बेटा तो 8r होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना। ये साइक्लॉइडल पाथ की लेंथ हो गई, है ना। मतलब इस डायग्राम में जो आपने इस वाले पॉइंट से ये जो लाइन देख रहे हो आप, रेड वाली लाइन, ये रेड वाली लाइन देखो आप, ये पूरी रेड वाली लाइन जो है इसकी लेंथ कितनी होती है बच्चा? ये होती है कितनी? ये होती है बच्चा आपकी 8r। टोटल लेंथ ऑफ द लाइन इज 8r, है ना।
और डिस्प्लेसमेंट कितना आपका है 2πr। तो 1 रिवोल्यूशन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 2πr होता है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड 8r होता है बच्चा। ठीक है, तो अभी आप डेरिवेशन समझ गए ये, है ना। इस टोटल पाथ में वन कंप्लीट पाथ में टोटल डिस्टेंस निकाला हम लोगों ने। कैसे निकाला? पहले हमने किसी जनरल पॉइंट की स्पीड निकाल ली, स्पीड निकाल के हम लोग उसको इंटीग्रेट कर लिए, मतलब किसी पॉइंट के रिजल्टेंट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से हमने डिस्टेंस निकाला। ठीक है, तो ये हमारी हो गई बच्चा वेलोसिटी की एनालिसिस, उससे निकाल लिया हम लोगों ने डिस्टेंस, है ना। चलो अब थोड़ी बात करते हैं एक्सीलरेशन की। ओके बेटा, चलो ये वेलोसिटी की बात हो गई, अब चलो बात करते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन ऑफ ए पॉइंट, है ना, किसी एक खास पॉइंट के एक्सीलरेशन की बात करें। ठीक है बच्चा, चलो इमेजिन करो। चलो इमेजिन करते हैं फिर से एक स्फीयर, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v, रोलिंग ऑन ए सरफेस ओमेगा, रोलिंग यूनिफॉर्मली v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अभी भी क्या है बच्चा, इसमें रोलिंग यूनिफॉर्मली है ना। ठीक है, तो अगर ये यूनिफॉर्मली रोल कर रहा है तो बताइए इसके सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सीलरेशन है कि नहीं? ये इसका सेंटर ऑफ मास है बेटा, सेंटर है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना? कांस्टेंट, है ना। इसका मतलब बेटा इसके सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सीलरेशन 0, इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट, इसका मतलब बेटा इसमें कोई एंगुलर एक्सीलरेशन भी नहीं है बेटा, राइट ना। ठीक है, तब बताओ मुझे एक बात, अगर ये इस सरफेस पे रोल कर रहा है बेटा, अगर वो इस सरफेस पे रोल कर रहा है तो बताओ इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कैसे पाथ में जा रहा होगा बेटा? सोचो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे पाथ में जा रहा होगा? ऐसे जा रहा होगा बेटा, है ना। इमेजिन करो इस पे रोल कर रहा है आगे जा रहा है, तो हर समय बेटा नीचे वाले सरफेस से उसके सेंटर की हाइट हमेशा आ रही है ना, बोलो, है कि नहीं। तो इसका सेंटर जो है बेटा वो स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रहा है, और इसकी बच्चा स्पीड भी कांस्टेंट है कि नहीं, है ना। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं सोचूं ऑब्जर्वर ऑन सी, अगर मैं कोई ऑब्जर्वर को सी पे बिठा दूं, है ना, तो बताओ उसका पाथ कैसा होगा? तो क्या कहेंगे इसका पाथ? बोलो, पाथ इज स्ट्रेट लाइन। किसका पाथ? ऑब्जर्वर का पाथ, है ना। पाथ इज स्ट्रेट लाइन, है ना बेटा। स्ट्रेट लाइन में कैसी वेलोसिटी है बेटा? स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना। तब बताओ अगर इसी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, तो बताओ इसमें कितना एक्सीलरेशन है? तो कहेंगे इसका मतलब जो मैंने अभी ऑब्जर्वर लिया, इस ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन 0 है। तो फिर ये बताओ अगर ये ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब ये ऑब्जर्वर कैसा फ्रेम है? बोलो। तो कहेंगे इसका ऑब्जर्वर बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बोलो, है कि नहीं। तब बताओ अगर ये ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका मतलब बताओ इस ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वर, है ना, बाकी सारे पॉइंट के एक्सीलरेशन को सही देखेगा या गलत देखेगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेसिक डेफिनेशन पे जाओ। इनर्शियल फ्रेम बेटा हम उसी को कहते हैं जो ऑब्जर्वर एक्सीलरेशन सही देखता है, किसका? बाकी सारे पॉइंट्स का, है ना। ठीक, इसका मतलब अगर ये ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, अगर इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, अगर इस फेयर के अलग अलग पॉइंट्स का अगर मैं एक्सीलरेशन देखूं, तो बोलो वो ऑब्जर्वर के हिसाब से देखा गया एक्सीलरेशन इन सारे पॉइंट का सही माना जाएगा, गलत माना जाएगा बेटा? बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम इसी को तो कहते हैं कि बाकी सबका एक्सीलरेशन वो सही ऑब्जर्व करता है ना बच्चा। बाकी सबका एक्सीलरेशन वो सही ऑब्जर्व करता है, राइट ना।
ठीक है। तो अब बताओ, अगर ये ऑब्जर्वर इस स्फीयर के अलग अलग पॉइंट देखेगा तो क्या बोलेगा? बोलो 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 बोलो, क्या कहोगे बेटा? कहोगे विथ रेस्पेक्ट टू दिस स्पेस ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर मैंने अभी लिया बेटा, है ना, ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा बेटा? ये ऑब्जर्वर कहेगा कि सेंटर ऑफ मास जो सी बनाया, सेंटर बनाया आपने, वो रेस्ट में है। बोलो बेटा, तो क्या बोलेगा? सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है। ठीक है ना। और क्या कहेगा बेटा? ऑल अदर पॉइंट्स। ऑल अदर पॉइंट्स मतलब क्या? ऑल अदर पॉइंट्स मतलब क्या? सारे पॉइंट्स, सेंटर को छोड़ के सारे पॉइंट्स। ऑल अदर पॉइंट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड सेंटर। सारे पॉइंट क्या है? सेंटर के चारों तरफ घूम रहे हैं, है ना। ठीक है। और क्या कहेंगे? विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूमता हुआ देखेंगे बेटा। वो क्या कहेंगे? सारे पॉइंट की एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है ना। इसका मतलब क्या कहेगा बेटा? कि स्फीयर के जितने सारे पॉइंट हैं बेटा, है ना, वो सारे पॉइंट्स कैसे हैं? बोलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है ना। वो सारे पॉइंट्स कैसे हैं बच्चा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। तब बताओ, अगर सारे पॉइंट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हैं तो तुम बताओ बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जाते हुए पॉइंट्स में कौन सा एक्सीलरेशन होता है? बोलो बोलो, पहले बताओ, सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सीलरेशन होता है? आप बिल्कुल जानते हो, एक सेंट्रीपिटल होता है, एक टेंजेंशियल होता है ना बच्चा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलने का जिम्मेदार होता है, जबकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड को बदलने का जिम्मेदार होता है। राइट ना। तो अभी चूंकि आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बेटा, तो इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब इस ऑब्जर्वर के हिसाब से देखा जाएगा तो बोलेगा सारे पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। बोलो बेटा, क्या कहोगे बेटा? ऑल पॉइंट्स हैज एक्सेलरेशन। ऑल पॉइंट हैज एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर। ठीक है। कौन सा एक्सीलरेशन है बेटा इसमें? सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है ना बेटा। इन सारे पॉइंट में कौन सा एक्सीलरेशन है? सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। इसको मैं लिख रहा हूँ AN, नॉर्मल एक्सीलरेशन। समझ गए बेटा, है ना। और ये ऑब्जर्वर कैसा फ्रेम था बताओ? इनर्शियल फ्रेम था। और ये क्या देख रहा है कि सारे पॉइंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की रिक्वायरमेंट है ना बेटा। इसका मतलब तो ये हुआ कि इनर्शियल फ्रेम है, जो देखेगा सही देखेगा, और इसको दिख रहा है कि सारे पॉइंट में सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। इसका मतलब वाकई में सारे पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ही है बेटा, है ना। इसका मतलब इसकी बात मान लो तुम, और क्या कहो कि अगर ये स्फीयर है, डिस्क है, सिलेंडर है ना बेटा, तो ये सारे पॉइंट्स इस ऑब्जर्वर के हिसाब से क्या दिखेंगे बेटा? सर्कुलर मोशन में जाते हुए। तो अगर कोई यहाँ से r डिस्टेंस वाला पॉइंट लोगे बेटा, तो क्या कहोगे? इसमें ऐसे एक्सीलरेशन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ω²r। कोई अगर तुम यहाँ का पॉइंट लोगे, क्या कहोगे? इसका भी एक्सीलरेशन कितना बेटा? टुवर्ड सेंटर, ω²r। कोई इधर का पॉइंट लोगे बेटा, इसका भी कहोगे एक्सीलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, ω²r। फाइन, समझ गए बच्चा? तो चलो, अगर हम पेरिफेरल पॉइंट्स की बात करें, तो ऐसा कहोगे ना बेटा कि अगर मैं इस स्फीयर पे, है ना, बाउंड्री पे बहुत सारे पॉइंट बना दूँ, बेटा, है ना, तो ऐसा कहोगे ना बेटा कि जितने पॉइंट्स हैं, है ना, ये सारे पॉइंट्स के पास जो भी एक्सीलरेशन है बेटा, वो किधर है बताओ? तो कहोगे बेटा इन सारे पॉइंट्स के पास जो एक्सीलरेशन है वो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, ω²r। ठीक है, ये ω²r
ये ओमेगा स्क्वायर आर, 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 ये ओमेगा स्क्वायर है ना बेटा। ये सारे के सारे कितने एक्सप्रेशन बेटा, ये सभी ओमेगा स्क्वायर आर है ना। और अगर रोलिंग है तो इसको आप इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर भी कह सकते हो बेटा, क्योंकि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा है। फाइन है ना, बात समझ गए बच्चा, सबको क्लियर है यहाँ तक, है ना। तब देखो बेटा, तुम्हारा ऑब्जर्वर अपने हिसाब से जब उसने सर्कुलर पाथ देखा तो इस हिसाब से उसने इस एक्सीलरेशन को प्रेडिक्ट किया और क्या कहा, सबका एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर टुवर्ड सेंटर, राइट ना। ठीक, अब आपने ऑब्जर्वर को चेंज कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ऑब्जर्वर को चेंज कर दिया। अब कहा जाए नाउ ऑब्जर्वर इज शिफ्टेड टू ग्राउंड। तो बताओ बेटा, अब एक ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर भी इन सारे पॉइंट का यही देखेगा एक्सेलरेशन या कुछ डिफरेंट देखेगा, बोलो बच्चा, सेम देखेगा ना। क्योंकि पहले तो आपने कहा था ना बेटा कि ये ऑब्जर्वर जो सेंटर पे ऑब्जर्वर है उसकी हम बात मानेंगे क्योंकि वो इनर्शियल फ्रेम था। तो उसने तो बेटा एक्सेलरेशन के बारे में यही बताया कि सारे पॉइंट का एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है, तो बात मानोगे आप, है ना। आप कहोगे कि वाकई में सारे पॉइंट का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर ही है बेटा, राइट ना, ठीक है। लेकिन अब जो ग्राउंड का ऑब्जर्वर है बेटा, है ना, अब वो सर्कुलर पाथ नहीं देखेगा, ग्राउंड का ऑब्जर्वर एक्चुअल पाथ देखेगा। और एक्चुअल पाथ क्या था बेटा, ऊपर देखें, एक्चुअल पाथ क्या था बेटा, एक्चुअल पाथ आपका ये था, है ना, ठीक। तो सर्कुलर पाथ के हिसाब से जो एक्सीलरेशन है बेटा, है ना, ठीक, वो टुवर्ड सेंटर है, लेकिन एक्चुअल पाथ तो साइक्लॉइड है, इसके पास तो कोई सेंटर होता ही नहीं बेटा। और जब कोई सेंटर होता ही नहीं यहाँ पे, है ना, इसलिए यहाँ पे अब जो एक्सीलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का नाम नहीं देंगे उसको हम, बात समझे बेटा। हाँ, एक्सीलरेशन की वैल्यू जरूर कहेंगे ओमेगा स्क्वायर आर है, लेकिन ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं है ना। किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, लेकिन सेंटर वाले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वो सेंट्रीपिटल है, लेकिन ग्राउंड वाले के रेस्पेक्ट में सेंट्रीपिटल नहीं है ना बच्चा, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं बेटा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या देखा जाए, क्या देखा जाए, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए जनरल पॉइंट, एट ए जनरल पॉइंट ऑन साइक्लॉइड, साइक्लॉइड के कर्वेचर पे, है ना बेटा, किसी पॉइंट पे, जनरल पॉइंट पे कर्वेचर देखा जाए कितना बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको तो पता है बेटा कैसे निकालते हो आप सेंट्रीपिटल, कहते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू पॉइंट की वी स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ओ सी, यही बोलते हो ना आप, है ना। तो आर ओ सी क्या कहते हो यहाँ से आप कहते हो आर ओ सी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू उस पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन, है ना बेटा, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलो गौर करें, तो अभी हम कहते हैं बेटा ये रहा हमारा एक स्फेयर जो रोलिंग कंडीशन में है, पॉइंट जो है बेटा लोवेस्ट पॉइंट से थीटा एंगल मूव कर चुका है, यहाँ पहुँच चुका है ना, ठीक। और इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है बेटा, इस पॉइंट पी की रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है, देखो देखो, ये निकाला ना आपने, यहाँ पे निकाला था ना आपने, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आई थी, ये आई थी बच्चा 2v sin थीटा बाई 2, है ना। इन दोनों वेलोसिटी के एग्जैक्टली बीच में, है ना, अगर इन दोनों वेलोसिटी के बीच का एंगल बेटा 180 माइनस थीटा था, है ना बेटा, तो एग्जैक्टली हाफ एंगल पे था। हाफ एंगल का मतलब क्या हो गया बेटा, तो कहेंगे ये एंगल जो होनी चाहिए, ये होनी चाहिए बेटा 180 माइनस थीटा बाई 2, इसका मतलब क्या,
90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है बेटा, है ना। लेकिन ये आपका जो रेडियस था इसमें और ये जो वेलोसिटी थी बेटा, इसमें एंगल था आपका 90, इसमें एंगल था आपका 90। इसका मतलब ये रिजल्टेंट वेलोसिटी, है ना, और ये सेंट्रल लाइन रेडियस के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? ये थीटा बाई 2 होना चाहिए, राइट ना बेटा। तब क्या कहोगे कि इस वाले पॉइंट पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है बेटा, वो रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ से थीटा बाई 2 के एंगल पे होती है। अगर वो थीटा एंगल घूम चुका है बेटा, तो इस पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर होती है? यहाँ से थीटा बाई 2 के एंगल पे होती है बेटा। ठीक है ना। और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है बेटा? इस पॉइंट की वेलोसिटी होती है 2v साइन थीटा बाई 2। ओके, ठीक है बेटा। और अभी कुछ देर पहले क्या कहा था आपने कि हर पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या होता है? टुवर्ड सेंटर होता है। बोलो, ठीक है, कितना होता है ये कितना होता है एक्सेलरेशन? ये होता है एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, रोलिंग है तो वी स्क्वायर बाई आर भी चलेगा। ठीक है बेटा। तो अब इस डायग्राम को देखो बेटा अच्छे से और बताओ, ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी के हिसाब से क्या ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है? नॉर्मल एक्सेलरेशन है? नहीं ना बेटा, द आंसर इज नो, नहीं है ना। अभी क्या कहेंगे आप कि अभी जो आपका एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन का अगर मैं ये कंपोनेंट करूं, अगर मैं इसका इधर कंपोनेंट करूं एलॉन्ग वेलोसिटी, दैट विल बी ए कॉस थीटा बाई 2, है ना। और मैं ये कंपोनेंट करूं तो ये क्या होगा? ए साइन थीटा बाई 2, है ना। तो अभी आप कहेंगे कि ये ए कॉस थीटा बाई 2 वेलोसिटी के पैरेलल है। इसका मतलब इस एक्सीलरेशन में एक एक्सीलरेशन आपका है बेटा टेंजेंशियल, क्या है? ए कॉस थीटा बाई 2, और वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे स्पीड को बढ़ा रहा है। ठीक है बेटा। और दूसरा पार्ट क्या आपका है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन ए साइन थीटा बाई 2। ओके बेटा, ठीक है। तो अब बताएं, जैसा कि फॉर्मूला आपके पास था, इस वाले पॉइंट पी पे जो हमारा पाथ बनने वाला है, कौन सा बनने वाला है पाथ? बोलो बेटा, साइक्लोइडल पाथ जो बनने वाला है जाकर के आगे, है ना। उस साइक्लोइडल पाथ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी होगा, है ना, वो क्या होगा बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा आपका? तो कहेंगे पी वाले पॉइंट का वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एन। तो क्या बन गया आपका? देखें, ये बन गया आपका 4v स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या है बेटा? ये ए साइन थीटा बाई 2। ओके, और ए की वैल्यू कितनी आपकी है? वी स्क्वायर बाई आर। तो साइन थीटा बाई 2 कैंसिल कर लें ऊपर से, तो एक बच गया साइन थीटा बाई 2 आपका, है ना। और नीचे क्या बन गया? ये बन गया आपका वी स्क्वायर बाई आर, है ना। तो जनरल पॉइंट का आर ओ सी कितना हो गया आपका? ये हो गया 4r साइन थीटा बाई 2। ओके बेटा, है ना। थीटा एंगल घूम चुका है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है आपका? 4r साइन थीटा बाई 2। बात समझ में आई? तो बताइए हाईएस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होना चाहिए? तो हाईएस्ट पॉइंट का मतलब हो गया ये स्फेयर 90 डिग्री 180 डिग्री एंगल घूम चुका है बेटा। लोवेस्ट पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट पे चला गया तो 180 डिग्री घूम गया। 180 डिग्री घूमेंगे गया तो पाई पुट कर देंगे आप 180। तो हाईएस्ट पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा बेटा? हाईएस्ट पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा आपका 2r, है ना। ठीक है। अगर आप कहते हो कि स्फेयर में अगर आपका स्फेयर में अगर जो पॉइंट पहले यहाँ था बेटा, है ना, अगर वो पॉइंट यहाँ घूम गया तो बताएं कितना एंगल घूम गया? ये
90 एंगल घूम गया ना बेटा। तो इस वाले पॉइंट का अगर आर निकालेंगे तो कितना होगा आपका, तो कहेंगे साइक्लोइडल पाथ में इस वाले पॉइंट का आर हो जाएगा बेटा 4r साइन ऑफ 90/2। इसका मतलब हो जाएगा बेटा आपका 2√2r, है ना। अच्छा, अब बताएं, अगर ये पॉइंट घूम करके अपने हाईएस्ट पॉइंट पे चला है, अगर ये पॉइंट घूम करके हाईएस्ट पॉइंट पे चला है ना, मान लो यहाँ चला है, अगर ये पॉइंट यहाँ चला है, ठीक, तो कितना एंगल घूम गया बेटा, 180 घूम गया। तो आर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 4r साइन ऑफ 180/2, दैट इज 4r। ओके बेटा, तो इसके हर पॉइंट पे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो। ठीक, समझ गए बच्चों। तो ये कह सकते हो आप कि यूनिफॉर्मली रोलिंग स्फीयर में साइक्लोइडल पाथ का डिस्टेंस निकालना समझ गए आप, साइक्लोइडल पाथ को पहचानना सीख गए आप, हर पॉइंट का रोलिंग स्फीयर का एक्सीलरेशन समझ गए आप, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकालना समझ गए आप। ओके बच्चा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये एक्सीलरेशन, ये साइक्लोइडल पाथ बेटा एक और जगह बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, जिसे हम कहते हैं साइक्लोइडल पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होता है बेटा, और वहाँ साइक्लोइडल पाथ बनता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखेंगे तो वहाँ वाले कुछ टिपिकल डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए इतना ही। बाय फॉर नाउ, हैप्पी लर्निंग।